हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके द्वारा बनाए गए नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैं आज आपको केमिस्ट्री के फिजिकल के जितने भी फार्मूले हैं वो सब आपको इस छोटे से वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथियों आपको ये 5 नंबर दिला सकता है। बोले तो कितना? बोले तो 5 नंबर आपको ये वीडियो दिला सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, सारे फार्मूलों को सीखते हैं कौन सा फार्मूला कहां पे यूज आता है। सबसे पहले बात करूं तो पहला हमारा चैप्टर होता है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आइए, अगर मैं बात करूं ठोस अवस्था की, तो ठोस अवस्था में आपने एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ा होगा, है ना। कोष्टिका के बारे में पढ़ा होगा, जिसको इकाई सेल कहते हैं। किन किन बच्चों ने पढ़ा है, जरा सा सारे बच्चे कमेंट करके बता दें किन किन बच्चों ने पढ़ा है। जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है कमेंट में जरूर बताएं। इकाई सेल के बारे में आपने पढ़ा है? हाँ सर। तो इकाई कोष्टिका में हमको बोलता है कि भैया एकक कोष्टिका का आयतन, सॉरी, इस एकक कोष्टिका का घनत्व निकालो। क्या निकालो? तो इकाई सेल का घनत्व से आपको क्वेश्चन पूछता है। इकाई सेल का घनत्व पूछता है। इकाई सेल का घनत्व। अब इकाई सेल का घनत्व कैसे निकालते हो? तो घनत्व बराबर आपने फार्मूला पढ़ा था कक्षा 10 में ही, आप लोग पढ़े होंगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अर्थात मान लो कि मेरे पास इतनी जगह है, तो इतने जगह में कितना द्रव्यमान यानी कितना वजन, कितना द्रव्यमान समाहित है, समावेशित है, वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा घनत्व कहलाएगा। ठीक है सर। तो अब मान लो कि मेरे पास जैसे ही एकक कोष्टिका है, अगर मुझे इसका घनत्व निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे अगर घनत्व निकालना है तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान पता करना पड़ेगा कि एकक कोष्टिका का वजन कितना है, यह पता कर लो। फिर दूसरी बात, एकक कोष्टिका का आयतन कितना है, यह पता कर लो। तो एकक कोष्टिका का आयतन तो सबको पता होता है कि सर एकक कोष्टिका अगर घनीय है ना। ये एकक कोष्टिका कैसी है? तो सर ये घनीय है। और घनीय जो एकक कोष्टिका होती है, इसका जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है, यानी ए क्यूब। तो इसका आयतन क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा ए क्यूब। आयतन तो पता है। अब निकालेंगे कि इस एकक कोष्टिका का वजन कितना है। अगर वजन की बात करोगे तो इस एकक कोष्टिका में क्या है? तो इस एकक कोष्टिका में कण लगे हुए हैं। तो टोटल कितने कण लगे हैं? जैसे यहाँ पे कण लगे हो सकते हैं। अब ये जो एकक कोष्टिका होगी उसी हिसाब से कण लगे होंगे। अगर एससीसी होगी तो 8 कण होंगे, अगर बीसीसी होगी तो 9 कण होंगे, अगर एफसीसी होगी तो 8 से 14 कण हो जाएंगे। इस तरह से कण लगे होंगे। तो सभी कणों का वजन जोड़ लो। तो पहले देख लो कितने कण हैं, तो कणों की संख्या को कहते हैं जेड। क्या हो गया? जेड। फिर देख लो कि एक कण का वजन कितना है, तो जितना सभी कण हैं तो कणों की संख्या, उसके बाद एक कण का वजन मतलब m, उसका मास रख लो। उसके बाद नीचे क्या रखोगे? नंबर ऑफ आवोगाद्रो गुणे ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? ए क्यूब है आपका आयतन। अब नंबर ऑफ आवोगाद्रो क्या है? तो भैया नंबर ऑफ आवोगाद्रो ये आपको कण कण को रिप्रेजेंट करता है। ये एक संख्या होती है, ठीक है, जो कणों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब यहां पर D बराबर बना जेड गुणे एम बटे एन इंटू ए क्यूब। ठीक है। अब इसमें देखो जेड क्या है? कणों की संख्या, एम है आपका मोलर द्रव्यमान, एन आपका अवगाद्रो संख्या, ए क्यूब आपका एकक कोष्टिका का आयतन। अब ये आपका घनत्व कंप्लीट। बहुत सिंपल लेकर चलेंगे, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको सिखा रहे हैं। संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या है? एकक कोष्टिका में कणों द्वारा घेरा गया स्थान। एक एकक कोष्टिका में कितने कणों ने कितना स्थान घेर रखा है, यही ज्ञात करना संकुलन क्षमता कहलाता है। तो संकुलन क्षमता अगर हमको ज्ञात करना है, मान लो मेरे पास कोई एकक कोष्टिका है, तो इस एकक कोष्टिका में कणों ने कितना स्थान घेरा है और कितना स्थान खाली है, यही निकालना। तो सबसे पहले अगर मुझे देखना हो कि कितना कणों ने स्थान घेरा है, तो सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कितने कण लगे हैं, है ना। तो कणों की संख्या, फिर एक कण का आयतन कितना है, मतलब एक कण कितना जगह घेर रहा है, मुझे ये भी पता होना चाहिए। तो दूसरा हो गया कणों का आयतन बटे इस पूरी एकक कोष्टिका में कितना आयतन है, मानिए मतलब एकक कोष्टिका का कुल आयतन। तो मेरा क्या निकल आएगा? संकुलन क्षमता। तो भैया इसको पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं और ये परसेंटेज में निकाली जाती है, इसलिए इसको परसेंटेज पीई भी कह सकते हैं। ये होता है कणों की संख्या को जेड मान लेंगे। एक कण का आयतन, एक कण अगर गोला है तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर
क्यूब, है ना। तो ये आपका हो गया 4/3 पाई आर क्यूब बटे एकक कोष्टिका कुल आयतन क्या बनेगा, एकक कोष्टिका क्या है इसकी, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है ना, और ये वाली भुजा भी ए है। जब तीनों भुजा ए हो गई तो ए क्यूब, और यही इसका फार्मूला हो जाता है जहां जेड कणों की संख्या है, ए क्यूब एकक कोष्टिका का आयतन। बस हो गया बाबू, संकुलन क्षमता भी खत्म। अब आते हैं ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण क्या है भैया, देखो ब्रैग समीकरण ये कणों के बीच की अंतराली दूरी, मतलब एकक कोष्टिका के बीच में जो कण है उसकी अंतराली दूरी पता करने के लिए होता है। मतलब एक एकक कोष्टिका दूसरी एकक कोष्टिका से जुड़ी ना, तो इनकी अंतराली दूरी, इनके भुजाओं के बीच की दूरी पता करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो W.L. ब्रैग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पिता पुत्र ने मिलकर ये सूत्र बनाया था जिसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। ये होता है n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। याद रखना, जहां लैम्डा प्रयुक्त विकिरण की तरंग दैर्ध्य है, d जो है आपका शामिल अंतरतलीय अंतर है, और थीटा आपतित या परिवर्तित किरण है, और संबंधित क्रिस्टल तलों के बीच का कोण है, और जहां पे n जो है, n क्या है, एक पूर्णांक है जिसे विवर्तन के क्रम के रूप में जाना जाता है। समझ गए क्या दोस्तों, है ना, समझ गए। इस b का यहाँ पे कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है। हाँ, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। अब आइए अगले उस पे चलते हैं, फार्मूले पे। अगला फार्मूला क्या है, आयतन प्रतिशत। ये आपका विलियन से आ गया, विलियन से। तो विलियन से वैसे आयतन प्रतिशत तो बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी जान लो जो आयतन प्रतिशत का फार्मूला होता है वो होता है अवयव का आयतन बटे विलियन का कुल आयतन गुणे 100। बस यही आपका एक फार्मूला है। दूसरा पार्ट प्रति मिलियन, इसको क्या बोलते हैं, पीपीएम। जब पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करनी हो तब के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है इस सूत्र को। पीपीएम का मतलब क्या होता है कि भाई विलायक के 10 लाख भागों में कितना विलेय उपस्थित है, उसको हम कहते हैं पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करना। अब आओ देखो इसमें क्या करते हैं, तो अवयवों के भागों की संख्या मतलब कितना विलेय है, फिर उसके बाद बिलियन में उपस्थित कुल भागों की संख्या, विलेय के मतलब बिलियन में उपस्थित कुल भाग कितना है, मतलब बिलियन के कुल भाग में कितना अवयव का भाग घुला हुआ है, उसके बाद गुणा करेंगे 10⁶ से। ठीक है, अब ये आपका पीपीएम में हो गया। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो भैया जैसे आपको समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में करते हैं, समुद्र में, है ना, O2 की मात्रा ज्ञात करने के लिए कि समुद्र में O2 कितना घुली हुई है। फिर उसके बाद वायु प्रदूषण ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वायु प्रदूषण ज्ञात करने के लिए, है ना, ज्ञात करने के लिए। ठीक है, उसके बाद टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लोराइड आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, फ्लोराइड की सांद्रता जानने के लिए, है ना, फ्लोराइड कितना फ्लोराइड मिला हुआ है। मतलब जहां पर विलायक बहुत ज्यादा हो और विलेय बहुत कम मात्रा में हो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाओ आगे, मोल अंश। इसको बाबू मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं। ठीक है, इसको मोल फ्रैक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। देखो मोल अंश कैसे निकालना है, तो मोल अंश होता है अवयवों के मोलों की संख्या बटे अवयवों, सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। मतलब अगर तुम्हारे पास एक विलियन है, तुम्हारे पास एक विलियन है, इसमें दो चीजें हैं, एक तुमने स्मॉल n मिलाया है, और तुम्हारे पास एक विलायक है, एक विलायक है जो कि कैपिटल N है, कैपिटल N विलायक है, और स्मॉल n आपका मान लो विलेय है जिसको तुमने विलाया है। तो बिलियन क्या बनेगा, बिलियन बनेगा n+n, क्योंकि बिलियन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो कह रहा अवयवों के मोलों की संख्या, जिसका निकालना है उसका ऊपर रखो, सभी अवयवों के मोलों की संख्या, बाकी सब रख दो स्मॉल n और कैपिटल N। तो इस तरह से तुमको क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। आ जाओ मोलरता। मोलरता क्या होता है, देखो अगर तुम्हारे पास 1 लीटर विलियन है, 1 लीटर विलियन है, 1 लीटर विलियन है, 1 लीटर विलियन है, मान लो 1 लीटर विलियन है। इस 1 लीटर विलियन में तुमने कितना विलेय घोला हुआ है, विलेय के कितने मोल घुले हैं इसमें, विलेय के मोल अगर तुम्हें ज्ञात करना हो, है ना, 1 लीटर विलियन में कितने विलेय के मोल है, तो भैया इसको मोलरता कहते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में लेना है। अगर लीटर में ना हो, ग्राम में दिया हो तो 1000 का गुणा कर देते हैं। फिर मोलरता, ये मोलरता नहीं है बाबू, ये मोललता है ना, ये मोललता, क्योंकि मोलरता तो हो गई, ये आपकी क्या है, मोललता, मोलैलिटी, इसमें भी ला रहेगा, इसमें भी ला रहेगा, है ना, मोललता। मोललता क्या होता है सर, मोललता अगर मान लो तुम्हारे पास 1 किलोग्राम विलायक हो,
1 किलोग्राम विलायक है। क्या है बाबू? 1 किलोग्राम विलायक। विलायक क्या होता है? जिसमें चीज़ें घोली जाती हैं। मान लो हमारे पास पानी ही है ना, 1 किलोग्राम। इसमें तुम विलेय के कितने मोल घोलते हो? इसमें तुम विलेय के कितने मोल घोल रहे हो, यही पता लगाना, या इसमें कितने विलेय के मोल घुले यही पता लगाना क्या कहलाता है? मोललता। तो विलेय के मोल, विलयन का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो भैया विलेय के मोल कितने उपस्थित हैं? किलोग्राम में विलायक है तो विलयन का द्रव्यमान नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे विलायक का द्रव्यमान, है ना। ये चीज़ें याद रखना है। क्या लिखोगे? विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। देखो बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगा क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना, आप भी जानते हो, क्योंकि एग्जाम आपके पास सर पे है, इतना टाइम नहीं कि बहुत विस्तारित वीडियो दिया जाए, तो शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। तो क्या रखोगे? विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मान लो अगर किलोग्राम में नहीं दिया तो सर ग्राम में दे दिया, तो 1000 का गुणा आगे कर देना यहाँ पे, बस बात खत्म। अगला भैया हेनरी का नियम। हेनरी का नियम में एक फार्मूला होता है जिसको कहते हैं हेनरी का फार्मूला P बराबर KH इंटू एक्स, जहाँ पे KH आपका हेनरी स्थिरांक है, P आंशिक P जो है आपका आंशिक दाब होता है। P आपका क्या है? आंशिक दाब। P आपका क्या होता है बाबू? P आपका आंशिक दाब होता है ना। P आपका आंशिक दाब होता है। आंशिक दाब क्या होता है? आंशिक दाब, आंशिक दाब होता है। एवं x आपका क्या है? मूल अंश होता है। ठीक है, ये क्या है? हेनरी का नियम। अब हेनरी भाई साहब ने एक बात बताई थी। हेनरी ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास द्रव है, अगर तुम्हारे पास कोई द्रव है और उस द्रव में तुम गैस घोल रहे हो, क्या घोल रहे हो? गैस। तो जितना तुम दाब लगाओगे उतना ज्यादा गैस घुलेगी किसमें? पानी में। बस इतना उन्होंने बताया था कि प्रेशर बढ़ाने पे गैस के मोल अंश ज्यादा घुलते हैं, तो इसलिए इसको बाद में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितना तुम दाब लगाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, उतना ज्यादा गैस घुलेगी। गैस मान लो xg आपकी गैस का मोल अंश है, तो जितना तुम दाब बढ़ाओगे उतना xg घुलेगा। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती। समानुपाती के चिन्ह हटाओगे तो P बराबर क्या आ जाएगा? KH xg, जहां KH आपका हेनरी स्थिरांक है, xg आपका गैस का मोल अंश है और P आपका आंशिक दाब है। ठीक है, यही बताया था और कुछ नहीं। राउल्ट का नियम। राउल्ट ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास दो द्रव है, राउल्ट ने कहा था कि तुम्हारे पास एक द्रव है ना, और एक दूसरा द्रव अगर तुम घोल रहे हो, एक दूसरा द्रव तुम इसमें घोल रहे हो और दोनों द्रव घुल करके क्या बना लिए? विलयन बना लिए, विलयन बना लिए। तो इसमें कौन सा द्रव ज्यादा वाष्प बनाएगा? पहला वाला द्रव जो इसके अंदर था, है ना, या फिर जो दूसरा द्रव अभी इसके साथ घोला गया है, इनमें कौन ज्यादा वाष्प बनाएगा? इसके लिए उन्होंने नियम बताया था। उन्होंने कहा था कि वह द्रव ज्यादा वाष्प बनाएगा जिसका मोल अंश ज्यादा होगा। जो द्रव इस विलयन में ज्यादा होगा वो ज्यादा वाष्प दाब बनाएगा। इसके लिए फार्मूला दिया कि P1 बराबर होता है P1 नॉट x1 के, P2 बराबर होता है P2 नॉट x2 के, P टोटल बराबर होता है P1 प्लस P2 के। ठीक है, जहां P1 और P2 विलयन 1 और 2 के शुद्ध अवयवों के क्रमशः आंशिक वाष्प दाब होते हैं। तो ये फार्मूला उन्होंने दिया था। तो ये आपको बाकी हेनरी का नियम लिखा हुआ है आपके हेल्प के लिए। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अगर वाष्प दाब का अपेक्षित पूछ ले अवनमन और हेनरी के नियम से, तो बता देना P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट। ठीक है, इसमें आप ये किसके लिए बताओगे? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का फार्मूला है। और अगर तनु विलयन की बात करें तो P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट, और इसका ये बराबर हो जाएगा W2 M1 बटे W1 M2 के। ठीक है, तो किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन P नॉट PS तथा विलायक के वाष्प दाब P नॉट दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। तनु विलयन के लिए प्रत्येक ताप पर अपेक्षित वाष्प अवनमन समान स्थिर होता है। बस इतनी सी बात थी, बताओ, है ना। अब आगे चले, इसको आप P नॉट, अब इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो P नॉट माइनस PS, तो इसको P नॉट माइनस PS भी रख सकते हो, परेशान मत होना। तो फार्मूले में कहीं कहीं आपको P नॉट माइनस PS भी रखा हुआ मिलेगा, तो परेशान मत होना। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वथनांक का उन्नयन की बात करें तो क्वथनांक का उन्नयन का फार्मूला होता है डेल्टा TB बराबर KBM, जहां पर अगर देखोगे KB एक स्थिरांक है ना, जिसे क्वथनांक उन्नयन इस मूलन स्थिरांक कहते हैं। और आपका ये डेल्टा TB जो है ये टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको आप कहते हो क्वथनांक का उन्नयन। अब आगे आ जाओ,
अब यहाँ पर ये जो m है ना, ये आपका m क्या है, तो भैया ये मोललता है। चूंकि m क्या है, मोललता है, तो इसका मान अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर इस m का मान रख दिए है ना, तो बाबू ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1000 गुणे kb गुणे w बटे m इंटू डब्लू। लेकिन इतना बड़ा फार्मूला नहीं रखना, सिर्फ आपको ये क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला रखना है। अब आगे आ जाओ, हिमांक का अवनमन, अगर इसकी बात करोगे तो डेल्टा TF बराबर होता है T1 माइनस T2, डेल्टा TF बराबर T1 माइनस T2। लेकिन ये क्या है, ये भैया हिमांक में अवनमन नहीं है, ये अवनमन अगर इसको देखोगे तो ये हिमांक में अंतर बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, कि अगर तुमको ये पता है कि कितना, अगर ये पता करना हो कि कितना हिमांक में कमी आ गई, जब किसी अउड़नशील मतलब जब किसी द्रव में हम कोई ऐसा ठोस पदार्थ घोल देते हैं जो वाष्प नहीं बनाता, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अब कितनी वाष्प दाब में कमी आ गई, इसको ज्ञात करने के लिए हम पहला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा TF बराबर T1 माइनस T2। तो हमें यह पता चल जाता है कि वाष्प दाब में कमी कितनी आई है। लेकिन जब इसको निकालते हैं तो दूसरे फार्मूले से निकालते हैं, ये आगे चल के देखोगे ना, तो ये हो जाएगा TF बराबर KF इंटू एम। ये किस पर डिपेंड करता है, तो डेल्टा TF डिपेंड करता है KF इंटू एम, मतलब कि कितना ज्यादा आपका विलेय डाला गया है उस विलेन में। कौन सा विलेय, जो कि अवाष्पशील ठोस है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण मेन फार्मूला क्या होगा, डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम। आगे आ जाओ, किसी विलयन का हिमांक अवनमन विलयन में विलेय की मोललता के समानुपाती होता है, ये बात याद रखना है ना। आगे देखो, जहां KF एक स्थिरांक है जिसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, तो ये KF क्या है आपका बाबू, KF एक स्थिरांक होता है। अब वान ठाप गुणांक, वान ठाप गुणांक क्या है भाई, वान ठाप गुणांक ऐसा है, ये तब के लिए इस्तेमाल किया जाता है विलयन में, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पात्र है, इसमें तुमने कोई चीज डाली, मान लो NaCl का तुमने 1 मोल डाला, 1 मोल डाला, लेकिन यही NaCl जब पानी में गया तो Na अलग टूट गया, Cl अलग टूट गया, तो 2 मोल बन गया। तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम वान ठाप गुणांक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सूत्र होता है I बराबर प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटे सैद्धांतिक अणुसंख्य गुण। बस हो गया। अब बात करेंगे फैराडे के प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख भी दिया है, लेकिन मैं सिर्फ फार्मूले की बात करूंगा। तो प्रथम नियम जो है उनका जो फार्मूला है वो है M बराबर, यहाँ पे आप कहीं कहीं W भी लिखा हुआ पाओगे ना, लेकिन इसको स्मॉल m रख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब द्रव्यमान है ना। तो m बराबर WIT, कहीं कहीं आपको W की जगह लिखा रहेगा Z, कहीं कहीं आपको W की जगह Z भी लिखा हुआ मिलेगा। मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसका दिया हुआ है, तो कहीं कहीं आपको ऐसा लिखेगा m बराबर ZIT, कहीं कहीं आपको W बराबर ZIT के रूप में भी लिखा रहेगा, ऐसा भी लिखा रहेगा है ना, और करके नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो ये एक ही चीज़ होता है फैराडे का प्रथम नियम। ठीक, जहां Z, अब यहाँ पे W रखे हो ना, पहले W वहाँ था, जहां अब आपको रखना है Z, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यहाँ दोनों जगह पे Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, तो यहाँ पे आप Z लगा लो। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये फार्मूला मिलेगा, इसको फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। M बराबर ZIT या फिर W बराबर ZIT, ये दोनों में से मिलेगा, जहां Z क्या है आपका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब फैराडे का दो तीन नियम क्या होता है, M1 M2 बराबर E1 E2, कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा, और मैं बता रहा हूँ कहीं कहीं आपको मिलेगा W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। ये दोनों एक ही फार्मूले हैं, याद रखना, ये फैराडे का द्वितीय फार्मूला है। कोल राउस का नियम क्या होता है, लैम्डा m इनफाइनाइट बराबर होता है लैम्डा m इनफाइनाइट प्लस धन लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस, इसको कहते हैं कोल राउस का नियम। फिर विशिष्ट चालकता की अगर बात करें इसके फार्मूला, तो विशिष्ट चालकता होता है K, इसको बोलते हैं कप्पा, इसको क्या बोलते हैं कप्पा। तो कप्पा बराबर 1/रो, ये आपका क्या होता है रो, तो कप्पा बराबर होता है 1/रो, जहां रो आपका प्रतिरोधकता होती है, क्या है प्रतिरोधकता, तो ये विशिष्ट चालकता का फार्मूला हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मोलर चालकता, मोलर चालकता का फार्मूला होता है लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू वी, वी आपका क्या है कप्पा, इसको के मत समझना, कप्पा इंटू वी, इसकी इकाई क्या होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, आगे आ जाओ, नेल्सन समीकरण, इसका फार्मूला क्या है, ई सेल बराबर आप क्या रखोगे, माइनस का 0.0591 अपॉन में n,
log q। ये नॉर्मल फार्मूला आप इस्तेमाल करते हो किसके लिए, नष्ट समीकरण के लिए। अब क्रिया का वेग और सूत्र की बात करें तो अब क्रिया का वेग सूत्र क्या होता है, ये एक फार्मूला है वेग सूत्र के लिए। तो उत्पाद या क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब इसमें हम दो प्रकार के फार्मूले बनाते हैं। इसको आप कहोगे अबक्रिया का वेग सूत्र जो होता है, मुख्य वेग सूत्र, इसको ऐसे समझो कि मान लो एक a प्लस बी अबक्रिया है, ये c प्लस डी उत्पाद बना रही है। क्या बना रही है, उत्पाद बना रहा है, ठीक। ये क्या है, अभिकारक है, ये आपका अभिकारक है ना, अभिकारक। तो ये जब उत्पाद बना रहा होगा तो कुछ वेग आएगा इसका, हाँ वेग आएगा। उस वेग को कैसे निकालोगे, तो उस वेग को निकालने के लिए अबक्रिया का वेग सूत्र बनाया जाता है। इस वेग सूत्र को कहते हैं उत्पाद या क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन। जैसे मान लो शुरू में हमने इसके 100 अणु लिए थे, तो अब कुछ अणु किसमें बदल चुके हैं, मान लो 90 अणु इधर क्या बन गए, इसके पदार्थ में बन गए, मतलब उत्पाद बन गए। तो ये 100 में से 90 घटा दो तो इधर कितना बचा, 10। तो भाई परिवर्तन हुआ ना इसके अणुओं में, बिल्कुल सर परिवर्तन हुआ। तो वही कह रहा उत्पाद या क्रिया कारक के सांतम परिवर्तन, बिल्कुल पहले इधर 0 था, अब 90 हो गया, इधर 100 था, इधर 10 बचा। तो ये उत्पाद और अभिकारक के क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो गया। अब नीचे परिवर्तन में लगा समय। अब जब ये अभिकारक उत्पाद में बदल रहा होगा तो कुछ ना कुछ समय भी तो लगेगा, हाँ, तो उस समय को नीचे रखना, कितना समय लगा। अब ये दो तरह से निकलता है, एक औसत वेग, इसको दिखाते हैं डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। मतलब डेल्टा आर का मतलब अभिकारक की सांतम परिवर्तन बटे उत्पाद के सांतम परिवर्तन, ठीक है। अब ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। कैसे, अगर आप अभिकारक के लिए निकालोगे तो यहाँ पर आप प्लस यूज नहीं करोगे, ध्यान रखना। अगर आप ये चीज़ अभिकारक के लिए निकालोगे तो इस पर आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। अभिकारक के लिए लगाओगे तो माइनस लगाओगे। जब अभिकारक के लिए निकालोगे, रिएक्टेंट, आर का मतलब रिएक्टेंट, तो यहाँ पे माइनस लगाओगे। यही चीज़ अगर आप उत्पाद के लिए निकालोगे तो यहाँ पे पी रखना, फिर यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी शामिल होगा। अगर मान लो तुम यहाँ सांद्रता देख रहे होगे किसकी, ये तात्क्षणिक वेग है, ये तात्क्षणिक वेग होता है ना। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तो ये होता है भैया डी आर बाई डी टी। अब यहाँ पे माइनस लगाना है, ठीक। अब जब डी लगा दिए तो आपको यहाँ पे लैम्डा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पे लैम्डा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात देखो, हमने कहा कि वेग हमने ज्ञात किया कैसे, तो हमने देखा कि पहले इसके सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, तो उत्पाद या क्रिया कारक के सांद्रता में परिवर्तन रख लिया सर, और इस परिवर्तन में कितना समय लगा उस समय को हमने रख लिया। अब ये दो प्रकार से निकाला जा सकता है, या तो एक क्षण का, किसी विशेष क्षण का निकाला जाए कि अब बहिन देखो कितना परिवर्तन हुआ। तो अगर अभी का देखना हो विशेष क्षण का, तो उसके लिए फार्मूला होता है डी आर बाई डी टी। क्या होता है, डी आर बाई डी टी। ये सिर्फ किस में काम करेगा, अभिकारक के लिए। अगर मान लो सर उत्पाद का निकालना हो तो भाई dp बाई डी टी। बस फर्क क्या है, अभिकारक में हम माइनस लगाएंगे क्योंकि अभिकारक कम हो रहा होता है, उत्पाद में हम प्लस लगाते हैं, ठीक है सर। अगर मैं औसत वेग की बात करूं तो औसत वेग को करना है माइनस का डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अर्थात सर इसका मतलब क्या होता है कि भैया अभिकारक की सांतम परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, बस माइनस में रखना है क्योंकि आप अभिकारक की बात करो। उत्पाद के लिए तो यहाँ पे प्लस लगा देना, यहाँ पे पी लिख देना, प्रोडक्ट। ओके सर, आगे आ जाओ। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग, तो शून्य कोट की अपक्रिया का समाकलित वेग होता है के बराबर आर नॉट माइनस आर बटे आर टी, जहाँ आर नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। अब प्रथम कोट की अपक्रिया का समाकलित वेग की अगर बात करें, देखो फार्मूला हम दे रहे हैं। तो प्रथम कोट के लिए क्या होता है, के बराबर 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, जहाँ पे आर नॉट आपकी प्रारंभिक सांद्रता है। और प्रथम कोट की अपक्रिया की अर्ध आयुकाल, तो टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। याद रहेगा क्या, देख लो, इसको याद कर लो। विलयन प्रवस्था से अधिशोषण की बात करें, ये आपके पाठ 5 का है, पाठ 5 का है। जब अधिशोषण होता है तो उसमें आपको क्या याद रखना है, लॉग x अपान में m बराबर 1 अपान में n लॉग c प्लस लॉग k। ये एक फार्मूला है, हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है, इसका उपयोग नहीं होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी इसको जान लो। तो साथियों इस तरह से हमने पूरे फार्मूले देख लिए। अब आपके सारे फार्मूले खत्म हो चुके हैं, आपके मतलब ठोस अवस्था से लेके विलयन तक टोटल इतने ही फार्मूले हैं, ठीक। अब एक बार रैपिड फायर लेते हैं और एक साथ पूरे फार्मूलों को डिफाइन करते हैं, रिवाइज करते हैं। पहले घनत्व का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर जेड इंटू एम एन ए इंटू ए क्यूब, पहला खत्म। दूसरा संकुलन क्षमता क्या होता है, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब गुणे 100, ये आपका संकुलन क्षमता खत्म। ब्रैग समीकरण एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। आगे आ जाओ, आयतन प्रतिशत क्या होता है, अवयव के आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणे 100। आगे आ जाओ, पार्ट प्रति मिलियन में सांद्रता, अवयव
अवयव के कुल भागों की संख्या बिलियन के कुल भागों की संख्या गुणे गुणे क्या करना 10 की घाते 6। फिर आपको मोल अंश क्या होता है भैया, अवयव के मोलों की संख्या बटे सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, ये आपका क्या हो गया मोल अंश। भैया मोलरता की बात करें तो विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, बात खत्म। मोललता की बात करें तो भैया विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, है ना, नीचे रखना है और ऊपर रखना है विलेय के मोल, बात खत्म। आगे आ जाओ भैया, हेनरी का नियम क्या होता है, P बराबर KH इंटू एक्स, है ना, जहां पे x क्या है गैस के मोलन से, बात खत्म। आगे आ जाओ, फिर बात करें राउल्ट का नियम क्या होता है, P1 बराबर P1 नॉट x1, P2 बराबर P2 नॉट x2, बात खत्म। अब उसके बाद आ जाओ आप वाष्प पदार्थ का आंशिक अवनमन, तो भाई P नॉट माइनस P1 बटे P नॉट 1, बात खत्म। आगे आ जाओ, क्वथनांक का उन्नयन तो डेल्टा TB बराबर KBM, बात खत्म। अगर हिमांक का अवनमन की बात करें तो डेल्टा TF बराबर KFM, बात खत्म। अगर बात करें फैराडे का प्रथम नियम तो भैया W बराबर ZIT या M बराबर ZIT, बात खत्म। तो तीन नियम भैया W1 बटे W2, E1 बटे E2, बात खत्म। आगे आ जाओ, कोल राउस का नियम लैम्डा M बराबर लैम्डा M इनफाइनाइट प्लस और धन लैम्डा M इनफाइनाइट माइनस, काम खत्म हो गया। विशिष्ट चालकता फार्मूला कप्पा बराबर 1/रो, जहां रो आपकी क्या है प्रतिरोधकता होती है, जहां रो प्रतिरोधकता होती है। मोलर चालकता फार्मूला होता है लैम्डा M बराबर कप्पा इंटू वी, जहां इसकी इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। अगर नष्ट समीकरण की बात करें तो ईसेल बराबर होता है -0.0591 बटे n log क्यू। आगे आ जाओ, अगर बात करें अभिक्रिया का वेग सूत्र कैसे निकाला जाता है, तो अभिक्रिया का वेग जो है दो प्रकार से निकलता है, एक औसत वेग, एक तात्क्षणिक वेग। औसत वेग में क्या रखते हैं तो भैया माइनस का dr/dt। अगर बात करें कि तात्क्षणिक वेग नहीं, माइनस का डेल्टा r/डेल्टा t, तात्क्षणिक वेग में माइनस का dr/dt, बस बात खत्म। उसके बाद शून्य कोट की अपक्रिया का समाकलित वेग तो k बराबर r0 माइनस r बटे t। अगर प्रथम कोट की अपक्रिया का समाकलित वेग निकालेंगे तो k बराबर 0.3031 बाई टी और log r0 बाई r। ठीक है, ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, ये आपकी अंतिम सांद्रता है। अगर बात करें प्रथम कोट की अपक्रिया की अर्धायुकाल क्या होती है तो टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। ठीक है, और अगर शून्य कोट की अपक्रिया की अर्धायु पूछ ले, शून्य कोट की तो इसको ये बताना कि टी हाफ बराबर r0 बाई 2k, क्या होती है r0 बाई 2k, ये आपकी शून्य कोटि अपक्रिया की अर्ध आयु काल है, बस बात खत्म। और ये अधिशोषण ये तो कभी आता ही नहीं है। तो इतने आपके फार्मूले हो गए, हमने एक रैपिड फायर ले लिया। फार्मूले के साथ साथ मैंने काफ़ी चीज़ें तुमको लिख के भी बता दी हैं। अगर तुम इतना बस पढ़ लेते हो अच्छे से, ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं ये मेन आपके इंपॉर्टेंट सारे डेरिवेशन के साथ साथ, मतलब सारी फार्मूले के साथ साथ तुम्हें इसका मैंने बगल में वो भी डाल दिया है कि यह है क्या, इसकी थ्योरी भी डाल दी है, तो पढ़ लेना जरूर। ये आपको PDF में दे रहा हूँ, ये बहुत बेस्ट कंटेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है साथियों, और वीडियो में ज़रूर नीचे मुझे बताना कि वास्तव में कितना अच्छा लगा क्लास, सारे फार्मूले क्या रिवाइज हो गए क्या, जरूर से ज़रूर बताएं साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।